कहानी कुर्सी की में आइए अब बात करते हैं जरा विपक्ष की सीट शेयरिंग की, सीटों के समझौते की कहां से क्या खबरें आ रही हैं। पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कल बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र को लेकर के, स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया है कि अब ये जो भी 16 विधायक थे जिनके ऊपर अयोग्यता की तलवार एक किस्म से लटक रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, अब उनका नाम क्लियर हो गया है। तो सरकार को पहले भी कोई संकट नहीं होने जा रहा था, लेकिन अब तो कोई बात ही ऐसी नहीं रह गई है। लेकिन इससे क्या उद्धव ठाकरे को एक झटके के तौर पर कहना यह फैसला क्या ये उचित होगा? जो भी कुछ वहां राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई थी उस पर क्या परिणाम पड़ा होगा आखिर इस फैसले का, इस पर हम बात करेंगे। विपक्ष की सीटों को लेकर के महाराष्ट्र में भी अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो चुकी है। और जो शिवसेना पहले ये कह रही थी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, कि हम तो 23 सीट लड़ते हैं, 23 ही सीट लड़ेंगे, उसको शायद थोड़ा टोन डाउन करना पड़ा है। और आज की परिस्थिति में वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के अंदर, ये शिवसेना को भी स्वीकार करना पड़ा। इसलिए अब चर्चा ये है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव वहां पर लड़ेगी और उसके बाद फिर शिवसेना और फिर उसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट। तो पहले कल के घटनाक्रम को लेकर के आपको लगता है कि वहां की राजनीति में कोई असर पड़ने जा रहा है? मधुसूदन जी पहले। नहीं, मुझे लगता है कि बड़ा असर पड़ गया है और ये इस वजह से नहीं पड़ा कि सिर्फ एक निर्णय भरा गया, उसमें जो कुछ बातें कही गई हैं उसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। एक तो ये कि शिवसेना के तौर पर उसकी जो अथॉरिटी थी, जिसको बार बार कहा जाता था ना कि भैया कुछ भी हो जाए, उद्धव जी बाला साहब के पुत्र हैं, अंत में शिवसैनिक वहीं जाएगा, उस अथॉरिटी को राहुल नार्वेकर ने अपने उस बहुत लंबे चौड़े निर्णय में एक तरह से कहें कि ध्वस्त कर दिया। और उस पर मैं बोलूं, उसके पहले एक पीड़ा भी कह दूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निर्णय सुना रहे थे और अगर हिंदी या मराठी में सुनाते तो शायद थोड़ा सा अच्छा होता। देश इतना बढ़िया वैभवशाली सब कुछ वापस आ रहा है, तो कम से कम भारतीय भाषाओं में बात करें विधानसभा अध्यक्ष को तो करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि इस पार्टी के भीतर चुनाव की, जिसको 2018 में संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो कहीं दिखा नहीं। यानी जो परिवारवादी पार्टियां हैं जो कहती थी ठीक है भाई, लालू जी ने तय कर लिया, केसीआर ने तय कर लिया, उद्धव जी ने तय कर लिया, अखिलेश जी ने तय कर लिया, कभी अगर इनके भीतर बड़ी टूट होती है तो पार्टी के संविधान को अगर इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है तो चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा और विधानसभा अध्यक्ष उसमें इस तरह के फैसले सुना सकता है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ आए फैसला एक और बात बताता है। वर्टिकल डिवीजन की जो बात की गई थी, जो चुनाव आयोग ने सिंबल देते वक्त कहा, अब यह लगता है कि महाराष्ट्र में हर किसी को यह बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने जितने भी प्रमाण थे उसका दो बेसिस था, एक चुनाव आयोग ने जो दिया और दूसरा खुद शिवसेना का संविधान। उसके मुताबिक जो राष्ट्रीय कार्य समिति थी वो भी शिंदे के पक्ष में है, जो जिला तक के लोग थे वो भी शिंदे के पक्ष में है, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं वो भी शिंदे के पक्ष में। अब जो शिवसेना 23 सीट मांग रही थी, मुझे लगता है वो 1/3 सीटों पर भी समझौता करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि अगर अब के समीकरण के लिहाज से देखें तो कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी हो गई और कांग्रेस के आधे रह गए ये लोग। और उसमें जब मैं ये लोग कह रहा हूं तो उद्धव जी के साथ शरद पवार के लिए भी वो बड़ी समस्या होने वाली है और मुझे लगता है कि इस पर लगभग सहमति बनेगी। हो सकता है कि अंत में फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे को लगे कि नहीं, हम तो बाला साहब वाली शिवसेना है। अगर ऐसा होगा तो गठजोड़ टूट भी सकता है, अगर उनको लगेगा कि हम कम से कम अपनी सीटें चुनाव के पहले तो नहीं छोड़ें। हालांकि जो बातें तो संजय राउत की बात कर रहा हूं, उनका भी जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि अब हमारे बीच में सीटों को लेकर के बात हो गई है, कुछ सीटों पर हम सबकी दावेदारी अभी की सूरत में है, अगर हमारे बीच में फैसला नहीं हो पाएगा तो फिर खड़गे जी बैठेंगे, उद्धव ठाकरे बैठेंगे, फिर लगभग जो माना जा रहा है, जो बाहर खबरें आ रही हैं उस हिसाब से 18 सीटें जो है शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है, और कांग्रेस 18 सीटें लड़ जा रही है और 8 सीटें ऐसी हैं जो कि जो एनसीपी है शरद पवार गुट वो लड़ेगा। इसमें से 2 सीटें जो हैं वो प्रकाश अंबेडकर और फिर राजू शेट्टी, इनकी पार्टियों को भी दी जाएगी। तो इस तरह का एक मेजरली हुआ है, पर 8 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिस पर चर्चा चल रही है कि आखिर उस पर कौन लड़े, ये अभी भी फैसला हो रहा है। कांग्रेस पार्टी शिवसेना को अब अपने बराबर सीटें नहीं देने जा रही, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस ये बहुत साफ साफ कह रही है और वो समीकरण के साथ बता रही है कि देखो भैया, तुम जब 23 पर लड़ते थे तो तुम्हारी हैसियत क्या थी, किसके साथ तुम खड़े थे। आज जहां खड़े हो वहां कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उधर की सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र की राजनीति क्षेत्रीय पार्टियों से पाला बदलकर राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जा चुकी है, इसको स्वीकार करेंगे तभी शायद टेबल पर वो लोग ठीक से बातचीत कर पाएंगे। मुझे लगता है पहले से जो, क्योंकि अभी मीटिंग हुई है उसके बाद, और ये ऐसा फैसला नहीं है जिसको लेकर आप कोई अचंभित होंगे जो कि विधानसभा अध्यक्ष ने किया है, ऐसा माना ही जा रहा था, ये सोच के चल रहे थे कि इस तरह का फैसला आएगा। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस के ने जो शिवसेना और एनसीपी के साथ मीटिंग की है उसमें ये पहले से तय हो गया कि इतनी इतनी सीटें लगभग
ये लोग लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास जो है कोई फैसला रहेगा। जी समीर जी। देखिए, कल के फैसले से उद्धव नहीं होगा कि वो तो मालूम था कि फैसला ऐसे ही आने वाला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला बरकरार रहता है तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए झटका होगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये बात भी सही है कि अजित पवार को मालूम है कि ये जो फैसला आने वाला है 31 तारीख को, शरद पवार भी अब कल के फैसले समझ गए होंगे कि 31 तारीख का जो फैसला आएगा वह किस तरीके से फैसला आएगा। देखिए, शिवसेना की वर्किंग तो हमेशा से ऐसी रही है, वहां संविधान का बहुत महत्व नहीं रहा था। बाला साहेब ठाकरे का एक किस्सा सुना देता हूं कि जब बाला साहेब ठाकरे ने सुबह सुबह नारायण राणे को बुलाया और बोला कि आज आप मुख्यमंत्री बनोगे, तो उन्होंने कहा कि सर वो मनोहर जोशी साहब को भी बुलवा लेते हैं बताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तुम जाओ, तुम मुख्यमंत्री हो, मैं मनोहर को बता दूंगा। तो वहाँ इस तरीके से बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे, निर्णय लेते थे, तो मुझे लग रहा है वही उद्धव ठाकरे ने बचपन से घर में देखा और वो अपने आप को उसी के वारिस समझ कर वैसे निर्णय करते थे। लेकिन वो भूल गए कि अब उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे नहीं है। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में 1 या 2 सीटों का फर्क होगा। फिलहाल जो इनके बीच जो चर्चा हो रही थी वो 20-20 और 8 सीटों की हो रही थी कि 20 पे शिवसेना, 20 पे कांग्रेस पे और 8 पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, और जिसके अंदर 6 सीटों पे राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ लेगी और 1 सीटें राजू शेट्टी को हथकंगली की दे दी जाएगी और 1 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को अकोला की सीट दे दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा प्रपोजल ये भी कि 19-19 सीटों पर लड़कर 10 सीटें दे दी जाए शरद पवार की पार्टी को, जिसमें से 4 पर शरद पवार लड़ लें और बाकी 6 पे छोटी पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाए, या शरद पवार 6 पे लड़े, बाकी 4 पर छोटी पार्टी एडजस्ट जाए। लेकिन ये तय है कि शिवसेना अब 23 सीटें पर तो लड़ नहीं सकती, इतने उसके बाद उम्मीदवार भी नहीं है और कांग्रेस देगी भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 और 20 सीटों के इनके बीच सहमति बनने जा रही है, दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और शिवसेना के बीच। और बाकी बचे हुए शरद पवार के पास वैसे भी 4 सीटें पिछली बार जीती थी, जो रायगढ़ की थी, शुरूर की थी, सातारा की थी और बारामती की, ये 4 सीटें थी। वही 4 सीटें शरद पवार लेंगे। इसके अलावा एक माड़ा सीट भी शरद पवार चाह रहे हैं, तो वो चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है 5 सीटें शरद पवार को बहुत होगी। तो 19 और 20 सीटों पर ये आपस में मिलकर लड़ेंगे, बाकी सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस और छोटे दलों के लिए छोड़ दी जाएगी। और किसी का होना मतलब शरद पवार साहब का राजनीतिक कद तो नाप दिया इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें तय, और शरद पवार उसमें तैयार है। वैसे भी 9, देखिए उनकी अगर आप पीछे महाराष्ट्र की राजनीति भी देखेंगे तो 9-8-9 इस तरह पिछले 4-5 चुनावों में उनका रहा है, तो लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि वो इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात हुई। अब जरा और राज्यों की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की भी बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो पहले पंजाब का एक और अपडेट आपको मैं दे दूं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से चर्चा के अंदर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है, एक पोस्ट किया है, जिसमें अपने विरोधियों पर वो इशारों में हमला कर रहे हैं। शेरो शायरी खूब करते हैं सिद्धू साहब, और इस बार भी उन्होंने, आप देखिए क्या बातें कही। कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। अब ये किन के लिए कह रहे थे, ये आप ये मत सोचिए कि वहाँ ये अकालियों के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे। इनके अभी आजकल जो द्वंद्व चल रहा है इनका, वो अपनी पार्टी के अंदर चल रहा है। वैसे हमेशा से इनका तो अपनी पार्टी के अंदर ही रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ भी इनकी नहीं बनती है। वो कोई पार्टी का प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें सिद्धू नहीं जाते हैं, ये अपनी अलग सभा कर लेते हैं उसी दिन। तो ये सारी बातें चल रही थी, उन्हीं को ये शेर जो था इन्होंने समर्पित किया है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भ्रम अभी भी नहीं टूटा कि बरगद कौन है। भाई यही, और जब आप कह रहे हैं अपनी पार्टी में, तो सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी इनका संकट यही था। ये अगर इस बात को समझ पाते कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है, पार्टी चलती कैसे है, और अगर आपकी शक्ति भी है तो पार्टी को तो साथ लाना पड़ेगा ना। नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत शानदार भविष्य हो सकता था, यहां भी हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता था, लेकिन अपनी इसी तरह की चीजों से। और ये तो मतलब इसके तो बड़े मीम्स बने थे कि ये तो एक ही शेर किसी के ऊपर भी चिपका कर थोड़ा सा बदल के उसको कर देते हैं, तो वो सुनने में, देखने में उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत एकदम, जिसको कहते हैं कि तुरंत आपने तैयार कर दिया। लेकिन लंबे समय की राजनीति के लिए ये छोटी छोटी टिप्पणियां बहुत घातक होती हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी वैसे ही नेतृत्व के भयानक, जिसको कहते हैं ना कि एकदम वैक्यूम टाइप हो गया है,
उसके कोई भी नेता नहीं है जो इससे कोई लड़ाई लड़ पा रहे हो, कोई भी नेता नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। उसके बड़े नेता उसकी पार्टी से बाहर जा चुके हैं। आप कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ जैसे लोगों की बात करें जो हैं, सिद्धू, चन्नी, जो अभी जो अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो एक तरह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे जा रही है, और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया तुम्हारी कोई अब स्थिति है नहीं, जितनी सीटें दे रहे हैं वही रख लो। देखिए यहाँ पे ना एक संघर्ष चल रहा है वहाँ पे, जो कांग्रेस पार्टी है उसके बीच में दो धड़े बट गए हैं। एक धड़ा है सिद्धू का धड़ा, जो उनके आसपास लोग हैं, दूसरा जो बाकी नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बीच में है। और मज़ेदार बात ये हुई है कि जेल से आने के बाद सिद्धू जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, जिसको लेके वहाँ का संगठन जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है। वहाँ का संगठन कह रहा है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको करना है तो आप पार्टी के साथ करिए। और सिद्धू जो है अपनी ही लाइन लेके चले हुए हैं। सिद्धू जो है वो चाहते हैं कि आप जो है उसके साथ समझौता जो है पंजाब में कांग्रेस का हो जाए, जबकि कांग्रेस का जो बाकी यूनिट है वो ये चाहता है कि ऐसा नहीं हो, पंजाब में कांग्रेस जो है अपनी ताकत पे चुनाव लड़े। तो ये एक संघर्ष के कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये है, और ऐसे में अगर ये संघर्ष बढ़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि जो है कांग्रेस किसी भी स्थिति में होगी। जो उनकी 8 सीटें पंजाब में हैं वो भी आएंगी कि नहीं आएंगी वो भी मुश्किल है। नहीं, लेकिन पंजाब में लगभग सीट शेयरिंग की बात कह रहे हैं कि हो भी गई है तय। देखिए अभी जो स्टेट यूनिट है वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं है। जो मैं बोलूं कि एक धड़ा है पूरा कांग्रेस का स्टेट यूनिट का, जो कि अभी भी विरोध करा कि आपके साथ आपका समझौता नहीं होना चाहिए। जी समीर जी, देखिए सिद्धू के संग समस्या हमेशा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे तब भी उनकी समस्या थी। उन्हें कहा गया कि अब अमृतसर सीट खाली कर दो, अरुण जेटली चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर भी उन्हें बहुत नाराजगी रही। वो अरुण जेटली के चुनाव प्रचार में नहीं गई, कहते रहे कि अरुण जेटली मेरे घर आए बात करने के लिए तब मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से चले गए, कांग्रेस में आए तो अमरिंदर सिंह से पंगा करते रहे। अमरिंदर सिंह को न जीने दिया, न खुद वहां टिक सके। अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ के गए, मुख्यमंत्री दूसरे बने, उनके साथ भी उनका पंगा रहा। अब जो कांग्रेस के वहां जो अध्यक्ष बने राजा वडिंग, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो अध्यक्ष है, उनके साथ उनका पंगा चल रहा है। वो कहते हैं कि आप कोई रैली करते हो तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझसे परमिशन लो। सिद्धू उसके लिए तैयार नहीं है। प्रदेश प्रभारी अभी दीपेंद्र यादव गए थे वहां पर बैठक लेने, सिद्धू को फोन किया तो सिद्धू ने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूं, मैं आपसे बाद में आके दिल्ली मिल लूंगा। तो सिद्धू का ये व्यवहार कांग्रेस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कांग्रेस के संग ये सबसे बड़ी समस्या है कि पंजाब जैसा राज्य जो आपका बहुत मजबूत गढ़ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, आप में और अकाली में सत्ता बढ़ती रही है, आप वहां सरकार बना चुके थे, वो राज्य आपने आम आदमी पार्टी के हाथ तो गवा दिया। पिछले चुनाव में आपने 8 पार्टी सीटें जीती थी, आज आपकी स्थिति वहां पर है कि आप वहां 3 से 4 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ही इतने ज्यादा लड़ाई हो रही है। अमरिंदर सिंह की जो पत्नी थी कौर, वो उनको आपने पार्टी से निकाल दिया। बठिंडा पटियाला से वो सांसद है, उसको आपने पार्टी से निकाल दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बहुत खराब है। अगर कांग्रेस से मानती है कि 8 सीटों पर लड़कर वो जीतेगी तो ये बहुत गलतफहमी है। कांग्रेस आज की तारीख में पंजाब के अंदर 3 से 4 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, और यही कारण है कि उसको आप मजबूरी में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने पड़ेगा। और सिद्धू जब तक पार्टी के अंदर अपने बयान देते रहेंगे, मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए और मुश्किल खड़ी करते रहेंगे। नहीं, वैसे अब तो खबरें ये भी कि अब अरविंद केजरीवाल को भी ये लगने लगा है कि अड़ने का कोई फायदा नहीं है, या बहुत ज्यादा ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए सीटों को लेकर के, और समझौता वो भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को भी पता है, चाहे कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की थी पंजाब में, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल ही अलग स्थिति होगी। जब वोट पड़ रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, जब वोट पड़ रहा होगा इस बात पे कि वहाँ पर राम मंदिर का जिस तरह से पूरा जो है आयोजन हुआ है, वहाँ पे रामलला विराजमान हो गए होंगे, तो इस तरह के माहौल में देखिए पंजाब में जहाँ तक हम देखते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है पंजाब को लेकर, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ अकाली और कांग्रेस जो है वो ठीक ठाक नंबर में अपने जो है वोट्स जो हैं उनके रहते हैं। तो ऐसे में एक संघर्ष जो वहाँ पे हो रहा होगा इस सारी बातों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कांग्रेस का डिवीजन हुआ, क्योंकि अकालीज अभी उतने स्ट्रांग नहीं है और अकालीज और बीजेपी के बीच में अभी भी संभावनाएं जताई जाती है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर और कांग्रेस को दिक्कत होगी, और आप जो है वो उसको पता है कि वो अपने बूते पर लोकसभा में उस तरह की सीटें नहीं निकाल पाएंगे पंजाब से।
आम आदमी पार्टी ने एक प्रस्ताव भी दिया कांग्रेस को कि जो पंजाब से लगी हुई हरियाणा की जो सीटें हैं, मतलब तो उस पर उन्हें सीट दे दिया। जैसे अंबाला उन्होंने मांगी है, कुरुक्षेत्र की सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से मांगी है। इसके अलावा दिल्ली से लगी हुई 2 सीटें उन्होंने मांगी है, एक तो गुरुग्राम की मांगी है और फरीदाबाद की। तो उनका कहना है कि 5 सीटें आप हमें एडजस्ट करके दीजिए, हम पंजाब में आपको ज़्यादा सीटें देने को तैयार है। ज़्यादा मतलब 4 से 5 सीटें हम आपको दे देंगे, बशर्ते आप हमें हरियाणा से लगी हुई पंजाब बॉर्डर की जो सीटें हैं वो 3 सीटें और दिल्ली से लगी हुई 2 सीटें फरीदाबाद और गुड़गांव की हमको दे दोगे, तो हम 5 सीटें पे पंजाब में चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस उसके लिए अभी तैयार नहीं हो रही है, हरियाणा इन्होंने तैयार नहीं है उसके लिए। मुझे लग रहा है अभी उसको लेके पेच फंसा हुआ है, उसके बाद इनके भी सीटों का निर्णय तय होगा। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच बन रही है क्या बात? नहीं बन रही है, और ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, लेकिन फिलहाल तो अभी बन रही है। और शायद उसकी बड़ी वजह ये है कि अब दोनों ही बड़ी सांसत में हैं, और जिस तरह की स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं तो उनको ये सचमुच अब लगने लगा है। और आप देखिए तो पहली बार हमने हाल के दिनों में देखा कि दोनों पार्टी के नेता बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं और बार बार एक बात कहते हैं कि ठीक है, छोटे मोटे जो मतभेद हैं उसको छोड़ दें, तो हम लोग मोटा मोटा सहमत हो रहे हैं, सहमत नहीं हो पाएंगे तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। अभी तक वो क्या करते थे, नीचे के नेता खूब बयानबाजी करते थे, खूब उल्टा सीधा बोलते थे और कहते थे कि चलो ठीक है बाद में तय कर लेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है उसके पीछे वजह यही है, उनको भी दिख रहा है कि राम मंदिर है, नरेंद्र मोदी का जिसको कहते हैं कि एक ऑरा बढ़ रहा है, जिस तरह की नीतियां हैं, जिस तरह से लाभार्थी वर्ग तैयार हो रहा है, तो उनको अब डर सा लगने लगा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो कहीं दिल्ली जैसा हाल किसी और राज्य में ना हो जाए। पंजाब में भले उस तरह से जिसको कहते हैं ना कि एकदम से पलट नहीं होगा, लेकिन कई बार तो देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। त्रिपुरा और हरियाणा भी तो इसी देश में हुआ है। चलिए, आज कहानी कुर्सी के में वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, समीर जी, राहुल जी आपका। कल फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे राजधर में आप देखिएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, फैसला क्या कांग्रेस के लिए साबित होगा आत्मघाती? प्राण प्रतिष्ठा